में देखिए, जनसंघर्ष वाहिनी 3 दशकों से देश में, शहरों में, राजधानी दिल्ली में जो आबाद घर हैं गरीबों के, जिसको अनधिकृत कॉलोनी कहते हैं, उसके रेगुलेशन की लड़ाई लड़ रही है। शहर में जो उद्योग बंदी का मसला रहा, जिसमें लोगों को रोजी रोटी छीनने, उस मसले को लेकर के रहा। और फिर इसके अलावा हम लोगों की एक बड़ी लड़ाई रही दिल्ली में ज़मीन को लेकर के। हमने कंझावला में 35 दिन ताला बंद करके रखा डीसी ऑफिस में। किसानों की लड़ाई, हमारी एक यूनियन है भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन भी, और हमने एक बड़ी यात्रा जो 2015 में मराठवाड़ा से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश तक, इस सब बुंदेलखंड के इलाके में हुई थी, सुखाड़ को लेकर के। इस बीच में देखिए कि एक बड़ी चीज़ जो मैं ये मानता हूँ कि पानी कोई मशीन पे नहीं बन सकता है। हम पानी का रंग बदल सकते हैं, स्वाद बदल सकते हैं, हम पानी को गंदा कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। इतनी बात हमको समझ है, ये हमारे पॉलिटिकल और नौकर साहब को समझ नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे जब मशीन में पानी बन नहीं सकता है, तो हमारे हाथ में भी वर्षा जल हमारे हाथ में नहीं है। जो जलवायु परिवर्तन के कारण आप समझ लीजिएगा कि वो ग्लेशियर सिमट रहे हैं, तो कुछ मैं एक अगर अतिशयोक्ति नहीं है तो ये जो बर्फ़ पर निर्भर नदियां हैं, उनका लंबा भविष्य मुझे नज़र नहीं आता है। और जब पानी, आप बरसात का पानी बिल्कुल जब बाढ़ बनकर जाता है, तबाही मचाता हुआ, तो समुद्र का जलस्तर ऊंचा हो रहा है। 3.5 फीट समुद्र का जलस्तर बढ़ गया है। जैसे आप समझ लें दुबई, मैं भारत की बात करूं, चेन्नई भारत की बात करूं, मुंबई, ये सब कुछ भविष्यवाणियां हैं। क्यों? जो बर्फ के रूप में पानी वो भी पिघल के समुद्र में चला जाएगा, और जो जमीन के नीचे का पानी, इसको भी हम निकाल करके समुद्र में फेंक देंगे। तो पानी तो प्रकृति में है ना, वो पानी का एक सिस्टम है। जल चक्र खराब हो गया आपका, तो वो जल चक्र ऊंचा आएगा तो क्या होगा, सब डूब जाएंगे। और दूसरा, मैंने भारत भ्रमण किया, संविधान सम्मान यात्रा के दौरान देखा, 65 दिन की यात्रा में, तो ये पाया 70% ज़्यादा लोग भारत में जहरीला पानी पी रहे हैं। अब देखिए, बड़ी विचित्र बात है, बरसात में संसार में सबसे ज़्यादा, मैं ये कह दूं, जल संसाधन के मामले में भारत से ज़्यादा धनवान कोई विश्व का देश नहीं मैं मानता हूँ। प्राकृतिक जो विशेषता है, खूबसूरती हमारे देश के अंदर है। अरे बरसात के मौसम में हमारे पास जो अमूल्य पानी बरसता है, उसको पूरी जो अभी तक का मैकेनिज्म मैं देखता हूँ सरकार का, पूरी सरकार का, व्यवस्था का, गांव से लेकर सब लोग चाहते हैं ये पानी फटाफट कैसे नाले से नदी में, नदी से समुद्र में पहुँचे। कोई ये व्यवस्था ही नहीं कि पानी कैसे बचे। व्यवस्था क्या है हमारे पास? 5000 वर्ष पुरानी हमारे पास व्यवस्था है कि पानी नदी का जा रहा है, हम उसका मुहाना बंद कर दें, जिसको बांध बोलते हैं, और बांध करके पानी हम रोकते हैं। तो पानी के रोकने का क्या नुकसान होता है? बरसात में जब हमारा देश जलमग्न होता है, डूबा हुआ, तो फिर वो जलाशय भी भरे हुए होते हैं। कौन से? बांध वाले। और जून जुलाई में जलाशय में पानी नहीं होता, बांध के जलाशय भी सूख जाते हैं। मैं कोई अतिशयोक्ति बात नहीं कर रहा हूँ। और धरती पर भी पानी नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास, हमको सीखना चाहिए, भारत में डीजल और पेट्रोल नहीं, उसके जो हमारा जो भंडारण का तरीका है। ईरान से आता था हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल, वो अलग बात है कि अमेरिका ने धमकाया तो मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई, किसी और देश से ले रहा है। हमारा दिल्ली से बहुत छोटा सा देश एक है, उत्तरी कोरिया, उसको अमेरिका ने 1-2 बार धमकाने की बात की, उसने कहा खबरदार, हम बटन दबा के तुम्हारा व्हाइट हाउस उड़ा देंगे। मतलब आप समझ लीजिएगा, दिल्ली से 1/3 आबादी है उत्तरी कोरिया की, वो धमकाता अमेरिका को। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली बताने वाले मोदी सरकार को धमकाता है ट्रंप। ये समझ लीजिएगा आप। तो देखिए, बेचारे सरकार भी हमारी इतनी लाचार है कि अमेरिका जो कहे वो हमको मानना पड़ता है। लेकिन मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो श्याम सुंदर राठी का विज्ञान है जल भंडारण को लेकर के, वो अद्भुत है। आज ऐसे दौर में, खास करके जब हमारा मौसम विभाग की भविष्यवाणियां बड़ी सटीक होने लग गई हैं, कहाँ कितनी वर्षा होनी है, लेकिन क्या हो रहा है, अभी नदियां रेगुलेट कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में घोषणा होती है, रेड अलर्ट हो गया, जलस्तर बढ़ने वाला, यमुना का भागो, तो लोग यमुना के किनारे के भागते हैं। और फिर आता है कि अब जलस्तर नीचे चला गया, वापस चले जाओ। हमारा भाई नेपाल में अतिवृष्टि होने वाली, ज़्यादा वर्षा होगी, बच जाओ भैया, बिहार के लोगों थोड़ा किनारे हो जाओ। अभी नदियां हमारे मानव व्यवस्था को रेगुलेट कर रही हैं। मैं एक बात कहूँगा, बड़ी बात है, श्याम सुंदर राठी के शोध में हम तय करेगा, मानव तय करेगा, नदी में कब कितना पानी रहना चाहिए। जो अतिरिक्त वर्षा का पानी है उसका भंडारण किया जाएगा। भंडारण का तौर तरीका कोई बहुत नया नहीं। जिस प्रकार हमारा विदेशों से आता है पेट्रोल डीजल, जो टैंक आपने देखे होंगे, छोटे टैंक, हमारे यहाँ हमारे विज्ञान, अगर हम विज्ञान का उपयोग करते हैं, हमारे देश के विश्व के 4 जहाज हैं, विश्व में 4 कंपनी जहाज बनाने वाली, जो हवा में चलते हुए जहाज में पेट्रोल भरती हैं। उनमें एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तेजस बनाया, और तेजस पे
980 लीटर पेट्रोल हवा में भर के दिखा दिया। तो जब हवा में पेट्रोल होता नहीं है, लेकिन हमने भरा, क्यों? वैज्ञानिक विधि थी। हम कह रहे हैं कि उसी वैज्ञानिक विधि से, जिस विधि से हम हमारा पेट्रोल और डीजल का भंडारण कर रहे हैं, उसी विधि से हम बरसाती पानी का भंडारण करके रखेंगे, संचय करके रखेंगे, तो इसके क्या क्या फायदे होंगे? एक, भूजल का दोहन नहीं करना पड़ेगा, तो जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है वो बढ़ने से रुक जाएगा। क्यों? जमीन के अंदर पानी रहेगा। दो, जो नदियों का पूरा पानी हम दोहन कर लेते हैं, नदी का देखो 3 जीवन है नदी के। 4 महीने बरसात में अत्यधिक बरसात पानी रहता है, जलस्तर बहुत ऊंचा रहता है, और 4 महीने साधारण रहता है, और 4 महीने नदियां सूख जाती हैं, गंदे नाले में तब्दील हो जाती हैं। तो जो 4 महीने का अतिरिक्त जल है वो हम भंडारण करके रखेंगे, और सिर्फ जब 4 महीने, आखिरी के 4 महीने में जब पानी कम हो जाता है, तब वो पानी कम क्यों होता है? क्योंकि इस नदी में जो पानी होता है हम सब निकालते पीने के लिए। तो जब हमारे पास पहले से भंडारण पानी है तो नदी से क्यों निकालेंगे? नदी से हम तब तक पानी निकालते रहेंगे जब तक नदी भी साफ सुथरी बचती रहे। अभी हमारे यहाँ क्या है? एक शहर का मलमूत्र, हरियाणा का मलमूत्र, इंसान का, कुत्ते का, गधे का, पशु पक्षियों का, वो हम हरियाणा, दिल्ली में छान कर पीते हैं। और दिल्ली के 1-2 नहीं, पूरी दिल्ली के 19 सीवर के नाले हम यमुना में डालकर मथुरा में आचमन करते हैं, इलाहाबाद में कुंभ स्नान करते हैं मलमूत्र के पानी में। और मैं आपको बताता हूं वैज्ञानिक तौर पर, ये जो तकनीक है, जो मशीनें लगती हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब धोखा है। इनकी कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी से ज़्यादा। अब बरसात के टाइम पर पानी गुणात्मक रूप ज़्यादा हो जाता है, तो पानी बरसात का समय जब गुणात्मक रूप में सीवर का पानी ज़्यादा होता है, तो उस समय कैसे साफ हो सकती है? बिल्कुल साफ नहीं होती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उन मशीनों का ऐसा सिस्टम है कि यदि उनकी क्षमता से कम पानी है तो भी साफ नहीं करती हैं। तो जून जुलाई में उनमें पानी कम जाता है। तो हमारी अभी तक जो पानी को ट्रीटमेंट प्लांट जो बने हुए हैं, उनका कोई ऐसा मैकेनिज्म हम नहीं कर पाए उन मशीनों के अंदर कि पानी का लेवल कम हो तो हम कम को भी छान सकें, और पानी का लेवल बढ़ जाए तो हम ज़्यादा को भी छान सकें। इसका मतलब हुआ, औपचारिकता तो है कि पानी हम ट्रीटमेंट करके भेजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आपके माध्यम से, यदि पानी वाकई 19 नालों का साफ होकर यमुना में गिरता है तो मैं उसमें से 1 बाल्टी पानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ भेजता हूँ पीने के लिए। अरे एक भेजता हूँ केंद्र सरकार में मोदी के घर, भैया पियो से मत पियो, आचमन करो, नहा के दिखाओ, ये नहा लो इस पानी से। मैं बिल्कुल किसी भी कीमत में ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि दिल्ली और देश के वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों का पानी नदियों में जाता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम आज इस वैज्ञानिक युग में ऐसी दशा में पहुंच चुके हैं, एक शहर का मलमूत्र हम डालते हैं नदी में, अगले शहर में छान के पीते हैं, फिर अगले शहर का डालते हैं, फिर छान के पीते हैं। श्याम सुंदर राठी का वैज्ञानिक शोध क्या क्या बताता है? 1, बरसाती पानी में बाढ़ से निजात मिलेगी। 2, नदियां कभी गंदे नाले में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि हमारे को सीवरेज का पानी उसमें डालने की जरूरत नहीं है, उसको खेतों की तरफ टर्न कर लीजिए। अभी तो ये स्थिति है कि यदि यमुना में सीवर का नाला नहीं डाला जाएगा तो जून जुलाई में बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, पानी नहीं होता उसमें एक बूंद भी। लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूरा नदी का पानी हम लोग पीने के लिए निकाल चुके होते हैं। श्याम सुंदर राठी का विज्ञान ये कहता है हमको पानी निकालने की जरूरत नहीं है, जो पानी बरसात के समय का अतिरिक्त पानी है ये हम ले लेंगे और इसको हम पीना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब हुआ नदी सूखेंगी नहीं, नदियां नालों में तब्दील नहीं होंगी और बाढ़ से निजात मिलेगी। और भूजल का दोहन ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये भूजल का दोहन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सिंचाई के लिए भी हम पानी देंगे। तो जो मेरे किसानों को 300 फीट, 400, 500 फीट, 700 फीट गहराई से पानी निकालने के लिए खर्च करना पड़ता है, उनकी आमदनी में गुणात्मक वृद्धि हो जाएगी। उनको हम नहर के द्वारा, पाइप के द्वारा पानी देंगे, तो उनका जो खर्चा है खेती किसानी के लिए, उसमें बहुत बड़ी गुणात्मक रूप में बचत हो जाएगी। तो हमारा देश का क्या क्या होगा? जो बाढ़ से खरबों की तबाही मचती है उससे निजात मिलेगी। जो नदी पर आप देखिए 2012 में भारत की सरकार, पूर्व सरकार था मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में, एक अच्छी योजना लेकर आई। क्या योजना थी? कि भारतवासियों को शुद्ध पानी पीने के लिए देना है। और 2012 में जब ये योजना आई तो 6000 करोड़ रुपए सालाना पानी का धंधा था, पानी बेचकर पीने का। और 2017 में ये योजना पूरी हुई तो वो धंधा कम होना चाहिए था, वो 36,000 करोड़ हो गया। गंगा नदी पर जितना सफाई के लिए पैसा खर्च होता था उसका गुणात्मक रूप में 15 गुना बढ़ गया, और गंगा 16 गुना ज्यादा गंदी हो गई। अब बताइए आप, नदियों को साफ करने के लिए पैसा भी बढ़ रहा है और गंदगी भी गंगा में बढ़ रही है। हमने कहा लोगों को पानी पीने के लिए साफ पानी देंगे, तो क्या हुआ कि व्यापारिक पानी का धंधा बढ़ रहा है। ये विरोधाभास है, और ये बहुत विरोधाभास इसलिए है
कि ये पूरा का पूरा लूटपाट का मामला है। भारत में बाढ़ आएगी तो नेता, नौकरशाह, सरकारों की तिजोरियां भरती है। सरकार में नहीं, सरकार की नहीं, सरकार में बैठे नेताओं की, व्यापारियों की और नौकरशाह की तिजोरी भरने का काम है। जब सुखाड़ आता है, सूखा पड़ता है, फिर इनकी तिजोरियां भरती हैं। और जब नदियां नालों के रूप में तब्दील होती हैं बिना पानी के, तो सफाई के नाम पर इनकी तिजोरियां भरती हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, गंगा को माँ बोलते हो, यमुना को, नदियों को। भारत एक देश है, पहला देश है हमारा जहां नदी को माँ बोलते हैं, और सारी माँ मलमूत्र के नालों के से भर दी जाती है। अरे माँ मत बोलो यार, नदियों को नदी बोलो, लेकिन उनको गंदे नाले में तब्दील मत करो। माँ मत बोलो, पर उनके सफाई के नाम पर देश को मत लूटो। माँ मत बोलो, लेकिन हमारे देश में जो बाढ़ से तबाही मचती है उस पानी को इकट्ठा करा डालो। माँ मत बोलो, लेकिन उस सुखाड़ के समय उसे गंदे नालों में तब्दील करने का धंधा बंद करो। ये मैं कहना चाहता हूँ।